हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम बैक माय चैनल टारगेट टीचर जॉब। मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट टीचर जॉब में। दोस्तों, आज हम बीएड प्रथम वर्ष द्वितीय प्रश्न पत्र बचपन एवं विकास के विषय में पढ़ेंगे और ये है आपका लेक्चर नंबर 32। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन। अधिगम के प्रमुख नियमों का वर्णन कीजिए। ये आपके डीडी यूनिवर्सिटी 2017 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं अधिगम का क्या मतलब होता है। अधिगम का मतलब होता है सीखना। तो सीखना जीवन पर्यंत चलने वाली एक प्रक्रिया है। हम अपने पूरे जीवन में हर दिन कुछ न कुछ सीखते रहते हैं। व्यवहार में कोई भी अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन ही अधिगम है। तो दोस्तों, जब हम कोई चीज़ देख के सीखते हैं तो हमारे व्यवहार में जो परिवर्तन होता है उसी परिवर्तन को ही अधिगम कहते हैं। पिछले 50 वर्षों से अमेरिका के मनोवैज्ञानिक पशुओं पर परीक्षण करके सीखने के नियमों के खोज में लगे हुए हैं। उन्होंने सीखने के जो नियम प्रतिपादित किए हैं उनमें सबसे अधिक मान्यता E.L. थार्नडाइक के नियमों को दी जाती है। उसने सीखने के मुख्य 3 नियम और 5 गौण नियम प्रतिपादित किए जो निम्नलिखित हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आज हम देखेंगे थार्नडाइक के नियमों के बारे में, जिनके मुख्य नियम तो 3 हैं लेकिन गौण नियम 5 हैं। तो नंबर 1 हम देखते हैं तत्परता का नियम। इस नियम का अभिप्राय यह है कि हम किसी भी कार्य को सीखने के लिए तत्पर होते हैं तो हम उसे शीघ्र ही सीख लेते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर हम बात करें, यही रीजन है कि बच्चों के लिए अगर एक शिक्षक शिक्षण कार्य करने जा रहा है अपनी क्लास में, तो सबसे पहले उसे इस तरह का माहौल क्रिएट करना पड़ता है, इस तरह का वातावरण बनाना पड़ता है कि वो अपने बालकों को सही ढंग से अधिगम करा पाए। तो उसके लिए सबसे पहले उन्हें तत्पर करना पड़ता है अपने ज्ञान को प्राप्त करने के लिए। तो यहाँ पर हम देखें तत्परता का जो नियम है, तत्परता में कार्य करने की इच्छा निहित रहती है। एक तरह से जो सीखना चाहते हैं हम, वो सीखने की इच्छा निहित होती है। जब आप कोई चीज़ मन से सीखना चाहते हैं तो वो चीज़ आपको जल्दी समझ में आती है और यही रीज़न है कि तत्परता का नियम सीखने में अधिक कारगर है। तो यहाँ पर हम देखें तत्परता में कार्य करने की जो इच्छा निहित रहती है। यदि बालक में गणित के प्रश्न करने की इच्छा है तो वह उनको करता है। यहाँ पर हम देखें तत्परता के नियम के माध्यम से यदि बालक में किसी भी कार्य को करने की इच्छा या गणित सीखने की इच्छा है तो वो सीख लेगा। अब हम देखते हैं अन्यथा नहीं, अगर वो सीखने की इच्छा नहीं रखता है तो वो नहीं सीख पाएगा। इतना ही नहीं, तत्परता के कारण वह उसको अधिक शीघ्रता और कुशलता से करता है। तत्परता उसके ध्यान को कार्य पर केंद्रित करने में सहायता देती है, जिसके फल स्वरूप वह उसे संपन्न करने में सफल होता है। तो दोस्तों, यहाँ पर हम देखें, यही रीजन है कि जो आज की शिक्षा व्यवस्था है वो मनोवैज्ञानिक है, जिसमें बालक की रुचियों, रुझानों और आवश्यकताओं और इच्छा का ध्यान रखा जाता है। यहाँ पर हम बात करें शिक्षा की, तो शिक्षा के लिए बालक की तत्परता का होना बहुत ही आवश्यक होता है, क्योंकि बिना तत्परता के वो कुछ सीख नहीं सकता है। तत्परता के माध्यम से जो बालक है वो अपनी शिक्षा पर ध्यान केंद्रित कर पाता है और ये तत्परता उसे सहायता प्रदान करती है किसी भी चीज़ को सीखने में, और वो अपने चीज़ों जो भी शिक्षक के द्वारा सिखाई जा रही हैं, शिक्षण कार्य हो रहा है, उसमें वो अच्छे ढंग से अधिगम कर पाते हैं। अब हम देखते हैं नंबर 2 अभ्यास का नियम। हमने पहला देखा तत्परता का नियम, अब हम देखेंगे अभ्यास का नियम। इस नियम का तात्पर्य अभ्यास कुशल बनाता है। यहाँ पर हम देखें, यदि हम किसी कार्य का अभ्यास करते रहते हैं तो हम उसे सरलतापूर्वक सीख जाते हैं और उसमें कुशल हो जाते हैं। हम बिना अभ्यास किए साइकिल पर चढ़ने में या कोई खेल खेलने में कुशल नहीं हो सकते हैं। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं अभ्यास का नियम चाहे किसी कार्य को करने में हो या फिर आपको शिक्षा ग्रहण करने में हो, हर जगह आपके लिए जरूरी है। यहाँ पर अगर बात की जाए साइकिल सीखने की या फिर किसी भी खेल को खेलने में, तो अभ्यास से बहुत ही आवश्यक होता है। यही रीजन है कि आप देखेंगे जो भी प्लेयर होते हैं वो अपने, भले ही उनका कोई भी खेल ना रहा हो, लेकिन वो अपना अभ्यास करते रहते हैं, जिससे उनकी जो अपने बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी है और साथ ही जो उनका अपना
उनकी जो अपनी कैपेसिटी है वो मेंटेन रहती है। तो यही रीज़न है कि अभ्यास, चाहे वो आपकी शिक्षा के लिए हो, चाहे आपके किसी भी फील्ड में हो, वो आपके लिए आवश्यक होती है। तो अभ्यास का नियम ये कहता है कि किसी भी कार्य में निपुणता हासिल करने के लिए अभ्यास होना बहुत ही आवश्यक है, अभ्यास करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। यहाँ पर हम देखें नंबर 3, अनभ्यास का नियम। इस नियम का अर्थ है कि यदि हम सीखे हुए कार्य का अभ्यास नहीं करते हैं तो उससे भूल जाते हैं और अभ्यास के माध्यम से हम उसे स्मरण रख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हम देखें नंबर 3, अनभ्यास का नियम ये कहता है कि अगर हम किसी भी चीज़ में कितना भी निपुण हैं, अगर उसका अभ्यास नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें हमें भूल जाती हैं। तो यहाँ पर अगर अभ्यास के बिना अगर हम कोई चीज़ पाना चाहते हैं तो वो संभव नहीं है। तो अगर हमें किसी भी चीज़ को पाना है तो हमें अपना अभ्यास से बनाए रखना है और साथ ही अभ्यास के माध्यम से ही हम उसे स्मरण रख सकते हैं। अगर हम पढ़ाई की बात करें तो चीज़ों को याद रखने के लिए हमें कभी ना कभी चीज़ों को अपनी रेगुलरिटी में लाना है, हमें अभ्यास करते रहना है, तभी हम उस चीज़ को सही ढंग से कर पाएंगे। अब हम देखते हैं नंबर 4, परिणाम या संतोष का नियम। इस नियम के अनुसार हम उस कार्य को सीखना चाहते हैं जिसका परिणाम हमारे लिए हितकर होता है या जिससे हमें सुख और संतोष मिलता है। यदि हमको किसी कार्य को करने या सीखने में कष्ट होता है तो हम उसको करते या सीखते नहीं हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हम देखें परिणाम या संतोष का नियम क्या कहता है कि हमें जिसका परिणाम हमारे लिए हितकर होता है हम उस कार्य को सीखना चाहते हैं, उस कार्य को करना चाहते हैं और जिससे हमें खुद भी सेटिस्फैक्शन होता है, जिस कार्य से जो हमारे मन को अच्छा लगता है और जिससे हमें संतुष्टि मिलती है, उस कार्य को हम करते हैं। और यदि किसी काम को करने में हम कष्ट महसूस करते हैं या जो चीज़ हमें आसान नहीं लगती है तो उससे हम नहीं सीखते हैं। तो सेम यही कंडीशन होती है जब एक शिक्षक अपने शिक्षण कार्य को करता है कक्षा में, तो बालकों के लिए भी ऐसे ही कंडीशन आती है कि जब उन्हें कोई चीज़ समझ में आती है तो वो उन चीज़ों में रुचि लेने लगते हैं, लेकिन जो चीज़ उन्हें समझ में नहीं आती है तो वो उन चीज़ों में रुचि नहीं लेते हैं, बल्कि वो अपना ध्यान इधर उधर भटकाते हैं। कहने का तात्पर्य है कि क्लास भी डिस्टर्ब करते हैं। कभी कभी हम देखते हैं कि जब बच्चों का पढ़ने का मन नहीं रहता है तो वो आगे पीछे मुड़कर देखना या फिर बातें करना या क्लास में बार बार टॉयलेट या फिर कह सकते हैं पानी पीने जाना, तो ये सारे डिस्टरबेंस क्रिएट करते हैं। लेकिन जब हम कक्षा को रुचिकर बना के पढ़ाते हैं, जब कक्षा में बालकों की आवश्यकता के अनुसार पढ़ाते हैं, तो वो कहीं ना कहीं एक तरह से अच्छी क्लास का उदाहरण बन जाता है। एक तरह से बच्चों जो भी चीज़ें शिक्षक के माध्यम से समझाई जाती हैं वो छात्रों को समझ में आती है, छात्र उसका अधिगम अच्छे ढंग से करते हैं। तो यहाँ पर छात्रों को इस बात का विश्वास दिलाना पड़ता है कि कहीं ना कहीं ये चीज़ें उनके लिए हितकर हैं और इसका जो परिणाम होगा आगे सुखद होगा। तो शिक्षा कहीं ना कहीं उनके जीवन के लिए कितना उपयोगी है ये उन्हें बहुत ही अच्छे ढंग से बताना होगा और साथ ही ये आगे चल के उनके जीवन में काम आने वाली है। इन सब चीज़ों को बच्चों को बारीकी से बताना और उनके माध्यम से वो आगे जीवन में क्या कर सकते हैं उसके परिणाम के बारे में भी बताना, ये बहुत ही आवश्यक होता है एक शिक्षक के लिए कि किस तरह से अपने छात्रों को वो मोटिवेट करता है, अपने छात्रों को इनकरेज करता है पढ़ने के लिए। तो दोस्तों ये हो गया परिणाम या संतोष का नियम। अब हम देखते हैं नंबर 5, बहु प्रक्रियाओं का नियम। इस नियम का अभिप्राय यह है कि जब हम कोई नया कार्य करना सीखते हैं तब हम उनके प्रति अनेक और विभिन्न प्रकार की प्रतिक्रियाएं करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हम देखें बहु प्रक्रिया का नियम क्या कहता है कि जब हम किसी भी कार्य को सीखना प्रारंभ करते हैं तो उसमें बहुत सारी प्रक्रियाएं करते हैं। दूसरे शब्दों में हम विविध प्रकार के उपायों और विधियों का प्रयोग करके उस कार्य में सफलता प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं। तो जो भी कार्य हम करते हैं उसमें सफल होने के लिए अलग अलग नीतियां तय करते हैं, अलग अलग रणनीति बनाते हैं, अलग अलग कार्यों को करते हैं कि किस तरह से उसमें हमें सफलता मिले। कुछ समय तक प्रयत्न करने के बाद हमें उस कार्य को करने के ठीक विधि या उपाय मालूम हो जाते हैं। प्रयत्न और भूल द्वारा सीखने के सिद्धांत इसी नियम पर आधारित होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हम देखें जिस तरह से हम किसी भी कार्य को करने में सफलता या असफलता प्राप्त करते हैं तो एक तरह से वो एक आइडिया हो जाता है कि किस तरह से हम ज्ञान अर्जन करें या किस तरह से हम शिक्षा कार्य करें या शिक्षण कार्य करें। एक शिक्षक के लिए भी ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होती हैं, क्योंकि जब आप
शिक्षण कार्य करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको शुरू में अपने मनोवैज्ञानिक के तथ्यों के आधार पर ये जानना पड़ता है कि जो बालकों की रुचि है वो किस तरह की है और बालक किन किन चीज़ों में रुचियां रखते हैं और उन्हें किस तरह से मोटिवेट किया जाए शिक्षा के लिए। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं शिक्षक भी प्रयत्न और भूल के सिद्धांत के आधार पर ही सीखता है। तो यहाँ पर हम देखें जो चीज़ें शिक्षक अपने लिए एक तरह से जिस शिक्षण विधि के माध्यम से शिक्षक अपने शिक्षण कार्य में सफलता प्राप्त करता है, या कह सकते हैं हम शिक्षण कार्य में अपने आप को महारथी साबित कर पाता है, तो वो चीज़ें वो आसानी से कर भी सकता है और छात्रों को समझा भी सकता है। लेकिन जिन चीज़ों में उसे खुद भी रुचि नहीं रहती है और छात्र भी रुचि नहीं लेते हैं जिन शिक्षण विधियों में, तो शिक्षक भी उन सारी चीज़ों को एक तरह से भूलने का प्रयत्न करके आगे बढ़ने की कोशिश करके अपने अलग अलग रणनीतियों को अपनाता है शिक्षण कार्यों के लिए। तो दोस्तों यहाँ पर हम देखें एक शिक्षक के लिए और एक छात्र की बात करें तो छात्र भी कहीं ना कहीं इन प्रक्रियाओं को दोहराता है। कुछ समय तक प्रयत्न करने के बाद हमें उस कार्य को करने की ठीक विधि और उपाय मालूम हो जाते हैं और प्रयत्न और भूल द्वारा सीखने का सिद्धांत इसी नियम पर आधारित होता है। तो बहु प्रक्रियाओं के माध्यम से, अलग अलग प्रक्रियाओं के माध्यम से छात्र भी कोशिश करता है सीखने की और शिक्षक भी कोशिश करता है सिखाने की। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें छात्र के लिए भी आवश्यक है और शिक्षक, ऐसा नहीं है कि कोई तुरंत निपुण हो जाता है, हर किसी को एक मौका मिलना ही चाहिए सीखने के लिए और सिखाने के लिए। तो दोस्तों यहाँ लेकिन ये है कि उसकी अपनी एक लिमिट होती है कि एक ही गलती आप बार बार नहीं कर सकते हो, क्योंकि जीवन में हर चीज़ की एक लिमिट होती है, हर चीज़ के लिए एक समय होता है। तो दोस्तों आगे हम चलते हैं। नंबर 6 है मनोवृत्ति का नियम। इस नियम का तात्पर्य यह है कि जिस कार्य के प्रति हमारी जैसी मनोवृत्ति होती है उसी अनुपात में हम उसको सीखते हैं। तो दोस्तों मनोवृत्ति यहाँ पर हम देखें तो जिस चीज़ के लिए हम जितना अपने आप को एक तरह से कह सकते हैं परोसते हैं, अपने आप को शामिल करते हैं, उस चीज़ को हम उतना ही ज़्यादा सीख पाते हैं। तो एक तरह से उसी अनुपात में हम उसको सीखते हैं। यदि हम मानसिक रूप से किसी कार्य को करने के लिए तैयार नहीं हैं तो या तो हम उसे करने में असफल होते हैं या अनेक त्रुटियां करते हैं। तो दोस्तों कहने का तात्पर्य यह है कि किसी भी कार्य को मन से सीखने पर हम उसमें गलतियां भी कम करते हैं और साथ ही साथ वो जल्दी सीख जाते हैं। लेकिन जिन कार्यों में हमारा मन नहीं लगता है उस कार्यों में हमसे त्रुटियां भी अधिक होती हैं और हम उसको जल्दी सीख भी नहीं पाते हैं। और कारण यह होता है कि जिन चीज़ों में मन नहीं लगता उन कार्यों में हम असफल होते हैं। और यदि हम मानसिक रूप से किसी कार्य को करने के लिए तैयार नहीं है तो या तो हम उसे करने में असफल होते हैं या अनेक त्रुटियां करते हैं या बहुत विलंब से करते हैं। यही कारण है कि शिक्षक प्रेरणा देकर बालकों को नवीन ज्ञान को ग्रहण करने के लिए मानसिक रूप से तैयार करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हम बात करें एक अच्छे शिक्षक की, तो एक अच्छे शिक्षक के ये सारे गुण हैं कि वो अपने छात्र को किस तरह से मोटिवेट करे उसको अपने अधिगम को करने के लिए, जिससे कि वो एक ही बार में अच्छे ढंग से अधिगम कर पाए। हाँ, कुछ छात्र होते हैं जो पिछड़े बालक की श्रेणी में आते हैं, तो उनके लिए शिक्षक का ये दायित्व है कि उनके लिए वो समय बचाए और उनको अलग से समझाए। जो भी चीज़ें वो नहीं समझ पाते हैं उनके लिए वो समय बचाकर उन्हें अलग से समझाने की कोशिश करें, जिससे कि वो सारे छात्रों के तरह अपने आप को डेवलप कर पाए। तो यहाँ पे एक अच्छे शिक्षक का गुण भी यही है कि वो अपने छात्र के लेवल तक जाके उसको शिक्षा दे, ना कि वो सारे छात्रों को एक समान समझे, बल्कि मनोवैज्ञानिक ढंग का प्रयोग करे। तो अब हम देखते हैं नंबर 7 आंशिक क्रिया का नियम। इस नियम का अनुसरण करके हम जिस कार्य को करना चाहते हैं उसे छोटे छोटे अंगों या भागों में विभाजित कर लेते हैं। इस प्रकार का विभाजन कार्य को सरल और सुविधाजनक बना देता है। हम उन छोटे छोटे अंगों को शीघ्रता और सुगमता से करके संपूर्ण कार्य को पूरा करते हैं। इस नियम पर अंश से पूर्ण की ओर का शिक्षण का सिद्धांत आधारित किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर हम खंडों में विभाजित करके छात्रों की समझ प्रस्तुत करता है। तो दोस्तों जब एक शिक्षक की बात करें, एक शिक्षक को अपने छात्रों के लिए किस तरह से किसी भी पाठ्य वस्तु को प्रस्तुत करना, ये बहुत बड़ी
शिक्षक के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है और एक शिक्षक की कह सकते हैं हम कला भी होती है कि वो अपने छात्रों को छोटी छोटी चीज़ों को किस तरह से मैनेज करके बताता है कि वो उन चीज़ों को ब्रॉड लेवल पर लेके जा पाए। जैसे कि अगर हम बात करें, एक शिक्षक के लिए अगर गुणा सिखाना है, मैथ का शिक्षक है, उसे गुणा सिखाना है, तो सबसे पहले उसे बच्चों को एक तरह से हम कह सकते हैं पहाड़े याद कराना, क्योंकि पहाड़ा याद करने से उसे गुणा का थोड़ा बहुत तो आइडिया हो जाएगा और साथ ही उसे जोड़ घटाने भी आना चाहिए, तभी वो गुणा कर पाएगा। तो कहीं ना कहीं उसका जो वेस है पहले उसे ध्यान देना पड़ेगा, छोटी छोटी चीज़ें पहले उसे बतानी पड़ेगी, तब वो आगे बढ़ पाएगा। तो यही कंडीशन होती है। आंशिक क्रिया के नियम के माध्यम से ही शिक्षक जो छात्र हैं उनका अच्छा विकास कर पाएगा, कहने का तात्पर्य ये है। तो यहाँ पर हम देखें, इस नियम पर अंश से पूर्ण की ओर का शिक्षण सिद्धांत आधारित होता है। एक तरह से किस तरह से हम छोटी सी चीज़ों की से पूरी बड़े लेवल की चीज़ों को हम बच्चों को सिखा पाएँ। एक तरह से कह सकते हैं कि अंश से पूर्णता की ओर किस तरह से हम ले जाएं छात्रों को, इस पर ध्यान देना चाहिए एक शिक्षक को, ना कि बड़ी चीज़ों को सिखाने से सीधे बड़ी चीज़ों को सिखाने से क्या होता है, जो छोटी छोटी चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं पीछे छूट जाती हैं और बालक जो तीव्र बुद्धि के बालक हैं वो तो सीख जाते हैं, लेकिन जो पिछड़े बालक हैं कहीं ना कहीं उनके लिए एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है कि ये चीज़ें शिक्षक ने हमें कैसे बताई जो हमें समझ में नहीं आ रही है। और तो कहीं ना कहीं ये शिक्षक का उत्तरदायित्व होता है कि वो अपने छात्रों को छोटी से छोटी चीज़ों के बारे में बताए, फिर वो उन्हें पूर्णता की तरफ ले जाए। अब हम देखते हैं नंबर 8 है आत्मीकरण का नियम। इस नियम का अभिप्राय यह है कि हम जो भी नया ज्ञान प्राप्त करते हैं उनका आत्मीकरण कर लेते हैं या उसे आत्मसात कर लेते हैं। दूसरे शब्दों में हम नवीन ज्ञान को अपने पूर्व ज्ञान को अस्थायी अंग बना देते हैं। यही कारण है कि जब शिक्षक बालक को कोई नई बात सिखाता है तब उसका पहले सीखी हुई बात के साथ संबंध स्थापित कर देता है। तो दोस्तों यहाँ पर हम बात करें एक शिक्षक की, तो जब शिक्षक अपनी शिक्षण कार्य को प्रारंभ करता है तो सबसे पहले वो छात्रों से कुछ क्वेश्चन पूछता है। वो ये जानने का प्रयत्न करता है कि जो छात्र का ज्ञान है वो कहाँ तक है, या छात्र जिन्हें हम पढ़ाने जा रहे हैं वो उनका जो पूर्व ज्ञान है वो कितना है। तो उसी पूर्व ज्ञान के आधार पर ही वो अपने नवीन शिक्षण विधि के माध्यम से या नवीन ज्ञान को बच्चों के सामने रखता है। तो दोस्तों यहाँ पर हम बात करें आत्मीकरण का नियम, तो आत्मीकरण का नियम भी यही कहता है कि बच्चों को आत्मसात करने के लिए उन्हें सबसे पहले पूर्व ज्ञान के बारे में नए ज्ञान से जोड़ने की एक तरह से शिक्षक के पास ये कला होनी चाहिए कि वो किस तरह से बच्चों का जो पूर्व ज्ञान है, बच्चों के पास जो उनका खुद का अनुभव किसी भी क्षेत्र में, वो उससे नवीन ज्ञान को कैसे कनेक्ट करे, किस तरह से उसका संबंध स्थापित करे, जिससे कि छात्र पुराने ज्ञान से नए ज्ञान को जोड़ पाएं। तो यहाँ पर हम देखें, जब शिक्षक बालक को कोई नई बात सिखाता है तब उसका पहले सीखी हुई बात से संबंध स्थापित कर देता है। तो यहाँ पर हम देख चुके हैं नंबर 8। अब हम देखते हैं नंबर 9। यहाँ पे नंबर 9 क्या है, संबंधित परिवर्तन का नियम। इस नियम का अभिप्राय है पहले कभी की गई क्रिया को उसी के समान दूसरी परिस्थिति में उसी प्रकार करना। इसमें क्रिया का स्वरूप तो वही रहता पर परिस्थितियों में परिवर्तन हो जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर हम बात करें संबंधित परिवर्तन का नियम, एक शिक्षक का ये उत्तरदायित्व होता है कि वो अपने जो भी शिक्षण कार्य कर रहा है उसमें वो किस तरह से परिवर्तन करके एक ही चीज़ को वो डिफरेंट वे में बताता है। जैसे कि अगर एक शिक्षक अपने छात्रों को किसी भी विषय के बारे में बता रहा है तो वो सबसे पहले किसी एक नियम के आधार पर वो बताएगा, लेकिन जब छात्र उस चीज़ को भली भांति समझने लगता है तो वो उसके दूसरे नियम तीसरे नियम के बारे में भी बताता है और छात्र उन दूसरे तीसरे नियम का प्रयोग करके भी उस चीज़ को आसानी से समझ सकते हैं। तो यही रीज़न है कि छात्र को अच्छे ढंग से पढ़ाने के लिए एक शिक्षक का ये उत्तरदायित्व होता है कि वो अपने छात्रों को सबसे पहले सरल विधि
के बारे में बताता है और बाद में जब वो चीज़ों को सीख जाता है तो वो उसे कठिन विधि के बारे में भी बताता है। कहने का तात्पर्य है कि शिक्षक अपने छात्रों को सरलता से कठिनता की तरफ या सरल से कठिन की ओर ले जाता है। किस तरह से ले जाता है? वो अपनी शिक्षण विधियों के माध्यम से, एक तरह से अपने शिक्षण विधियों में परिवर्तन करके वो चीज़ों को सिखाने का प्रयत्न करता है कि अगर एक छात्र से इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाए तो वो किस तरह से रिप्लाई करेगा, अगर उसी क्वेश्चन को दूसरी तरह से पूछा जाए तो वो किस तरह से रिप्लाई करेगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारे सभी वीडियोज की नोटिफिकेशन मिल सके। और साथ ही हम आपके लिए डिस्क्रिप्शन में आपके सारे कंपलसरी पेपर की लिंक देते हैं। और इसी तरह से आप अपनी पढ़ाई जारी रखिए। हमसे जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।